ओवैसी साहब जो है ना, तो वो फॉलोअर है औरंगजेब के। ओवैसी को अगर चाहता है हमारे पास आके माथा टेकता है वो, तो भाई वो कब्र ही लेके जाना। कब्रिस्तान जहाँ है बहुत अच्छी है। ये जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भगाड़ के ले जाओ, भगाड़ के ले जाओ, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है इस तरह की बात करना। चंद वोटों के लिए, चंद गंदी सियासत के लिए इस तरह से लोगों के जो इमोशंस लगे हुए औरंगाबाद के साथ में, तो उसको खेलना अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्रूर औरंगजेब के लिए आखिर कब तक आंसू बहाते रहेंगे भाईजान? देश का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब, जिसने हिंदुओं पर कई अत्याचार किए, उसकी कब्र को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अब औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र हटने वाली है? यह सवाल भी इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के विधायक संजय शिरसाट ने ऐसी मांग उठा दी है। संजय शिरसाट ने तो यहां तक कह दिया कि ओवैसी औरंगजेब के फॉलोअर्स हैं, हैदराबाद से यहां पर आकर मत्था टेकते हैं। ओवैसी को औरंगजेब की कब्र को वहीं हैदराबाद लेकर चले जाना चाहिए। सुनिए सबसे पहले संजय शिरसाट ने क्या कुछ कहा। मैं मुंह इसलिए बोल रहा हूं कि ओवैसी साहब जो है ना, तो वो फॉलोअर है औरंगजेब के। औरंगजेब का इतिहास आपको पता होगा कि उसने उसके पिताजी को जेल में रखा था, उसको हलाल करके मार दिया और उस सत्ते पे वो काबिज किया था उसने। तो शायद वही धारणा ओवैसी की होगी। तो जिनको अपन गुरु मानते या जिसको भगवान मानते, तो वो उनके नजीक होना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि ओवैसी को अगर चाहता है हमारे पास आके माथा टेकता है वो, तो भाई वो कब्र ही लेकर औरंगजेब के मकबरे का दौरा किया था। ये तस्वीरें आपके सामने। संजय शिरसाट के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है, तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी औरंगजेब की तारीफ करते नजर आए और आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। सुनिए सबसे पहले किसने क्या कुछ कहा। हैदराबाद की उनका जो है उनका कैपिटल औरंगाबाद था। उन्होंने जिंदगी के ज्यादा वक्त औरंगाबाद में गुजारे। उन्होंने खुल्दाबाद में अपनी कब्रिस्तान बनाने के लिए कहा था और कहा था कि मेरी कब्रिस्तान बहुत सादी सुधी बनना चाहिए। वो हमेशा जमीन पर सोते थे। वो उन्होंने अपने खजाने से, सरकारी खजाने से अपनी कफन के लिए पैसा नहीं लिया, मना किया था। तो उनकी कब्रिस्तान जहाँ है बहुत अच्छी है। ये जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इससे राजनीति, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस पर कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। देखिए, मेरा और हमारे औरंगाबाद के भाई बहनों का और जनता का तमाम का ये मानना है, वहाँ पर भी और आज भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाल्लाह औरंगाबाद रहेगा। ये कुछ लोग अपनी राजनीतिक सियासती रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नाम बदलने से क्या होगा? हिस्ट्री आप चेंज कर सकते हो क्या? हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ पे दो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, आप उसको चेंज करने की बात करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि लेके जाओ। तो एक मेरा ये सवाल है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह की जो मज़ार है वो तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एएसआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर देना कि वो अपने नहीं जाना, नहीं जाएंगे ना। मगर इस तरह की भाषा का उपयोग करना कि नहीं उखाड़ के ले जाओ, भगाड़ के ले जाओ, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है इस तरह की बात करना। चंद वोटों के लिए, चंद गंदी सियासत के लिए इस तरह से लोगों के जो इमोशंस लगे हुए औरंगाबाद के साथ में, तो उसको खेलना अच्छी बात नहीं है। जनता जनार्दन सब देख रही है और उसका जवाब देगी जनता सबको बराबर से। तो आपने सुना किस तरीके से कहा गया कि वोट बैंक के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो सवाल तो यह भी उठता है कि किस वोट बैंक के लिए औरंगजेब का इतना समर्थन, इतनी तारीफ है। यह बात भी सच है कि औरंगजेब का इतिहास काला रहा है। औरंगजेब आक्रांता था और उसने अपने शासनकाल में काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिर नष्ट करवाए, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की कोशिश की, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की। गुरु तेग बहादुर के इस्लाम नहीं अपनाने से नाराज था। पिता शाहजहां को उसने जेल में डाल दिया था और बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। ऐसे शासक महान कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारे देश में आज भी कई राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए इस आक्रांता का महिमा मंडन करने में पीछे नहीं है। हाल फिलहाल के कुछ बयानों पर गौर करें तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस आक्रांता को महान तक बता दिया। ऐसे में आज के बड़े सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल होगा कि औरंगजेब की कब्र हटेगी तो ओवैसी को चोट लगेगी क्या? और सवाल यह भी कि पहले औरंगाबाद का नाम बदला, अब कब्र पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह भी कि हिंदुओं का अत्याचारी आखिरकार किस किस के लिए महान है? और सवाल यह भी कि क्रूर औरंगजेब के लिए आखिर कब तक आंसू बहाते रहेंगे भाईजान? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त श्वेता शालिनी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता।
रिजवान अहमद है हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, दानिश कुरैशी है एमआईएम के प्रवक्ता और नेता, संजय गुप्ता है लीडर है शिवसेना के उद्धव ग्रुप के, इसके साथ ही माजिद हैदरी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले रोज की तरह जो सवाल हम रखते हैं देश की राय जानने के लिए कि आखिर देश के लोग आज के विषय पर क्या सोचते हैं, तो वो सवाल आपके सामने है, क्या औरंगाबाद का नाम बदलने के बाद अब औरंगजेब की कब्र को शिफ्ट करने की मांग जायज है? आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए और इसका रिजल्ट हम शो के आखिर में बताएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले दानिश में आपके पास आता हूं, ये औरंगजेब से कितना प्यार है जो आप लोग मुंह नहीं छोड़ पा रहे सर? देखिए, बात प्यार की और दुत्कार की नहीं है। बात यह है कि जैसा कि वारिस खान साहब का स्टेटमेंट की सरकार, बताइए उसके लिए क्या कहेंगे? उनकी कब्रें उखाड़ के फेंकेंगे क्या? दानिश कुरैशी, एक मिनट आपने बोला, आपने कहा कि मुझे गुस्सा है। हाँ, मुझे गुस्सा है, मैं मान रहा हूं। आपको प्यार है, आप मान रहे हैं? देखिए, प्यार और गुस्सा तो आप अपनी तरफ रखिए। नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया दानिश कुरैशी कि मुझे गुस्सा है। मुझे गुस्सा वैसे सुल्तान पर है जिसने कई मंदिर तोड़े, अरे हमें तो गुस्सा गोडसे भी है, आपको तो गोडसे से भी प्यार है। नहीं, मुझे गोडसे से प्यार नहीं है, आपको प्यार होगा। मुझे बिल्कुल गोडसे से प्यार नहीं है, मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं ताज ठोक कर बोलता हूँ, मुझे गोडसे से प्यार नहीं है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि देश में जो सर्वोच्च पद पे विराजमान व्यक्ति है वो जाके महात्मा गांधी को भी नतमस्तक करते हैं और गोडसे को भी नतमस्तक आपने देखा है? इसको क्या? नहीं, एक मिनट दानिश कुरैशी, कुछ भी बोलकर मत जाइए। आपने देश के सर, रुकिए दानिश कुरैशी, मेरे सामने बोलकर आप नहीं जा सकते हैं। इस देश में सुनिए ना सर, झूठ चलाएंगे तो हम चला नहीं लेंगे। अरे बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं दानिश कुरैशी। आपने कहा देश के सर्व, अरे सुनिए ना, अरे दानिश कुरैशी सुनिए, दानिश कुरैशी सुनिए, दानिश कुरैशी सुनिए। आपने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं वो गोडसे को जाकर नतमस्तक करते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर इस समय कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है ना? बिल्कुल है ना? आपने आप एक तस्वीर दिखाइए कि गोडसे को जाकर नमन कर रहे हैं। आप तस्वीर दिखाइए। देखिए, ठीक है, हवा में नहीं कोट करिए। आपने अगर कुछ कहा है तो उसे साबित करिए। मैं दिखा दूंगा। नहीं, दिखाइए सर। नहीं, आगे पीछे नहीं, इतनी बड़ी बात आपने कही है, पहले तस्वीर दिखाइए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल मैं दिखा दूंगा। अरे दिखाइए ना, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। हवा में कुछ भी आप बात करेंगे? हवा में कुछ भी आप बात करेंगे? नहीं, कुछ भी हवा में बात। कभी प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना है गोडसे का समर्थन करते हुए? उनकी कोई बात सुनी है क्या औरंगजेब का? श्वेता शालिनी, आवाज आ रही है आपको? चेक करिए, श्वेता जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। रिजवान अहमद, वोट बैंक के लिए विरोध, ये किस बात के लिए प्यार कर रहे हैं? जवाब नहीं दे पाए दानिश कुरैशी कि वो प्यार कर रहे हैं। मैंने तो खुलकर बोल दिया कि मैं गुस्सा आता है मुझे जब औरंगजेब का नाम सुनता हूं। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी साहब ने देखिए जो ये अभी बयान था कब्र हटाने वाला, ये बयान को आप लिटरली लेके नहीं चल सकते। मींस ये कोई ऐसा बयान नहीं है कि कब्र खोद दो। अब लोगों को एक बात समझने की अकल होनी चाहिए। ये सांकेतिक बयान होते हैं, ये बयान होते हैं एक संदेश देने के लिए कि आप उससे जो मोह है उसको बंद कर दो। जैसे कहा गया था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो मतलब ये नहीं था कि गोली मार दो। बात कही जाती है कि तुम चूल्हे में जाओ, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम चूल्हे में जाओ। तो समझने के लिए थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। तो ये बात केवल उन्होंने सांकेतिक कही है, ये नहीं कि जेसीबी लगा के कब्र खोद दो। पहली बात, जैसे एक साहब अभी बोल रहे थे कि अंग्रेजों की कब्रें हैं, तो भैया बात का भाव समझ लिया करो। अगर डिबेट में आते हो, मैच्योर आदमी हो, जिम्मेदार आदमी हो, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया, वर्ल्ड वॉर में नाजीज ने यूरोप पर उत्पीड़न किया। ठीक, पहले तो मुगल को मुस्लिम ना बनाओ, जैसे नाजी को जर्मन ना बनाओ, समझिएगा। आज की तारीख में यूरोप नहीं, आप जर्मनी में भी हेल हिटलर नहीं बोल सकते, बोलने पर जेल हो जाती है। आप जो स्वास्तिक था नाजी आर्मी का, उसे अपने कपड़े पर नहीं पहन सकते, जेल हो जाती है। तो यह ना समझाइए कि गुनाह की सजा नहीं मिलती। वर्ल्ड वॉर 2 का अगर जिक्र कर ही दिया है तो यहूदियों पर जिसने गुनाह किए थे
उन्हें पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के निकाला गया है और उनको फांसी दी गई है। एक दो केस ऐसे दे कि उसकी उम्र 90 साल के ऊपर थी, फिर भी उसको फांसी दी गई। तो इतिहास वो तो भूल जाता है जिसने जुल्म किया होता है, पर वो नहीं भूलता जिस पर जुल्म हुआ होता है। अब 1947 की बात सुन लीजिए, अंग्रेजों की बात भी आई। अभी जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, उनको सस्पेंड करके इंग्लैंड वापस बुलवा लिया गया था। चर्चिल ने उस टाइम उस हत्याकांड की घोर निंदा करी थी। देखो, तुमसे कोई नहीं कह रहा कि मुगल बुरे थे, तुमसे कोई नहीं कह रहा कि मुगल को गाली दो, लेकिन कम से कम वो सच स्वीकार करो कि इस देश के जो मूल निवासी थे उनको और उनकी आस्था को मुगलों ने कुछ हद तक खंडित किया है। उसके लिए जिस दिन मुगलों के रिश्तेदार ना बन के माफी मांग लोगे, उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। संजय गुप्ता, आप लोगों की पार्टी क्या सोच रही है सर, इस पर क्या टेक है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये मांग जो जिस तरह से अभी सिंधे गुट के विधायक संजय सिंह ने की, जिस तरह से, मतलब ये मांग कर किससे रहे हैं? आज वो महाराष्ट्र के अंदर सरकार में है, केंद्र में उनका गठबंधन है, तो इस पे नोटिफिकेशन जारी कर करके नहीं सर, नहीं मैंने ये नहीं पूछा संजय जी, मैं सवाल आप शायद समझ नहीं पाए, मैं करेक्ट कर देता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी क्या सोच है? नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, औरंगजेब को लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है? के अंदर है, अरे वो छोड़ दीजिए, ऐसे नाम है, वो बयान सांकेतिक है, उसका मतलब रिजवान भाई ने समझा दिया। संजय गुप्ता, वो बयान सांकेतिक है, वो मतलब समझा दिया उसका रिजवान भाई ने, मैंने इसीलिए मतलब नहीं समझाया। आपकी पार्टी औरंगजेब को लेकर क्या सोचती है? सांकेतिक है, ये उनके अपने विचार हैं। अरे वो छोड़िए ना, औरंगजेब को लेकर क्या सोचती है आपकी पार्टी? आपका गुट क्या सोचता है? इस चीज को समझाया। हम तो यही कहते हैं कि अगर इस तरह की खबरों को हटाना है, एक नोटिफिकेशन जारी करके औरंगजेब को क्या सोचती है भाई? वो खबर वहां रहे। नहीं, मैं कब्र की बात ही नहीं कर रहा हूं। संजय गुप्ता सेफ मत करिए। इस देश में अरे संजय गुप्ता इधर उधर नहीं, मतलब मैं कब्र को लेकर बातचीत नहीं कर रहा हूं सर, मैं कब्र को लेकर बातचीत नहीं कर रहा हूं। आपकी पार्टी का टेक क्या है औरंगजेब पर? नहीं, आपकी पार्टी का टेक क्या औरंगजेब पर? औरंगजेब हीरो या विलेन? अरे बताइए ना सर, राजनीति किस लिए होने देनी? औरंगजेब, संजय गुप्ता औरंगजेब हीरो या विलेन आपकी पार्टी के लिए? हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? आप कमाल कर दिया। आप हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? इसको सवाल है आपके? बता दीजिए संजय जी, बता दीजिए, हीरो ही बोल दीजिए आज तो विलेन है ना, मान लो। आज आप हीरो बोल ही दीजिए। कह तो रहा हूँ शालिनी जी, हमारे हीरो क्यों होंगे? ये तो सवाल ही मैं तो विलेन ही बोल दीजिए कि हमारे हीरो होंगे। राकेश जी, हमारे लिए किस तरह के हीरो राकेश होंगे? जी, अगर संजय जी को बोला जाए चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो सचमुच में उसमें गोता मार देंगे। देखिए ऐसा है। नहीं श्वेता जी, आज श्वेता जी मैं आपको रोक रहा हूं। उन्होंने हीरो तो नहीं कहा, उन्होंने हीरो तो नहीं कहा। संजय गुप्ता आपने हीरो तो नहीं कहा, विलन कहेंगे, विलन कहेंगे। नहीं, मैं विलन क्यों? मैं तो उसको किसके विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे विलन बोल दीजिए ना। विषय में अरे इतना सेफ क्यों? किस वोट बैंक का डर है? हम कुछ भी संजय गुप्ता किस वोट बैंक का डर है? हमारे देश में होनी नहीं। हीरो नहीं तो विलन बोल दीजिए। हमारे देश में हीरो नहीं तो विलन बोल दीजिए। शायद सही से सुना नहीं। अरे हीरो नहीं तो विलन बोल दीजिए। ये कोई क्वेश्चन अरे जिसने शिवाजी को धोखा दिया, जिसने शिवाजी को कैद किया, गिनती में नहीं आते। सुनिए ना, जिसने शिवाजी को धोखा दिया, जिसने शिवाजी को कैद किया, उसको विलन बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। आप जिस तरह से उसको विलन बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। धोखा दिया उसको विलन भी नहीं बोल पा रहे। उसकी कहीं भी कोई कब्र है, होनी नहीं चाहिए कभी। ठीक है, संजय गुप्ता रुक जाइए, विलन तो आप संजय गुप्ता रुक जाइए। शिवसेना नाम, अब मुझे नहीं लगता है कि संजय गुप्ता जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं। मुझे नहीं लगता है संजय गुप्ता जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं। खैर एनीवेज, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब उद्धव जी को औरंगाबाद का नाम भी बदलना था छत्रपति संभाजी नगर करते हुए, तब भी वो 2-2.5 साल उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि जैसा आज आप देख रहे हैं कि संजय गुप्ता जी का रुख है, वैसा ही रुख उनका भी था। उन्होंने तो भाषण में ये भी कह दिया था कि हम तो संभाजी नगर ही बुलाते हैं, चेंज करने का मतलब क्या है? आज ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग GR निकलवा दीजिए, रेजोल्यूशन निकलवा दीजिए। तो फिर हाईकोर्ट के अंदर सांकेतिक तौर पर कहा गया कि भाई कोई भी मुसलमान जो है। संजय गुप्ता सुन लीजिए सर, आप बोल रहे थे श्वेता शालिनी इंतजार कर रही थी, उनकी पहली टिप्पणी है, सुन लीजिए सर, पूरा सुन लीजिए संजय गुप्ता प्लीज। श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए।
देखिए ऐसा है, भारत का कोई भी सच्चा मुसलमान औरंगजेब आगे के मुझे सिलसिला अंदर कब्र पे मत्था नहीं टेकता है, और वो इसीलिए नहीं टेकता है क्योंकि औरंगजेब एक आक्रांता था, एक क्रूर व्यक्ति था जिसने अनगिनत हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, और ये रिकॉर्डेड है, और हमारे नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के रिसर्च पेपर पे रिकॉर्डेड है कि लगभग 46 लाख हिंदुओं का कत्ल, खून उसके हाथ पे रंगा है। और आज संजय गुप्ता जी सोच रहे हैं कि वो हीरो था कि विलन था, वो एकदम विलन था, भारत के लिए विलन था और भारत के हर व्यक्ति के लिए विलन था। बैठकर ठीक है। संजय गुप्ता दूसरे बोलते हैं तो सुना करते हैं सर, नहीं तो आप टेलीविजन चैनल पर डिबेट इसी तरीके से होती है। अगर आपको ये कायदा नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या कर रहे हैं आप, क्या करेंगे आप आगे चलकर, इतिहास में लिखा जाना चाहिए आप हमें कह रहे हैं चुल्लू और पानी में डूब के मरना चाहिए, जो भी है आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे, आप कौन से पानी में जाएंगे, कौन सी नदी में जाएंगे, आप ये बताइए आप क्या करेंगे, आगे का परिदृश्य बताइए मुझे आप इसके से। उद्धव जी ने तो कहा ना कि हम संभाजी नगर तो बुलाते ये सवाल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, हीरो था विलन था, ये वो ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, श्वेता जी मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। संजय गुप्ता प्लीज सर आप लगातार मत बोलिए, वरना मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सर। नहीं ऐसा नहीं होता है। करेंगे क्या आगे? संजय गुप्ता जी मैं आखिरी बार बोल रहा हूं सर, प्लीज शांत रहिए। माजिद हैदरी शिवाजी हीरो या औरंगजेब हीरो? राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ भारत का और मोदी सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि 2 रोज पहले आप ही के मंच पे, आप ही की डिबेट में मैंने एक अपील रखी थी जम्मू कश्मीर के युवा की तरफ से JKS, तो शाम को ही सरकार ने उस पर ऑर्डर निकाला, तो आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक बात है ना आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो ऐसे विशाल सम्राट थे जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। नहीं माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी अखंड भारत की परिभाषा नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा शिवाजी हीरो या औरंगजेब हीरो। देखिए दोनों हीरो हैं, औरंगजेब भी बहुत बड़े हीरो हैं। ये क्या बोल दिया भाई? देखिए औरंगजेब मेरे लिए ज्यादा बड़े हीरो है क्योंकि उन्होंने अखंड भारत बनाया और हिंदू भाइयों को इतना सुरक्षित रखा कि आज भी आप मेजोरिटी में है। लेकिन आप देखिए, आप कहते हैं कि इसके बजाय आप उनका शुक्रिया करें, तो औरंगजेब कितने अच्छे बादशाह थे, कितने अच्छे सम्राट थे, आज आप उनके पीठ में छुरा घूमते हैं मरने के बाद। अरे इसी देश में औरंगजेब नाम का रोड था, अगर आप उसका नाम बदलेंगे ना तो हमारे देश से औरंगजेब नहीं निकलेगा। रोड बदलने से फर्क नहीं पड़ता। सुनिए रिजवान भाई, दिल में माजिद हैदरी और इंशाल्लाह रहेंगे। माजिद हैदरी सुनिए ना, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, रिजवान भाई उसमें और ऐड करेंगे। माजिद हैदरी सुनिए, औरंगजेब कितना अच्छा हीरो था। 1665 में मंदिर तोड़ता है, 1666 में भीमा देवी मंदिर, 1669 में विश्वेश्वर मंदिर, 1670 में केशव राय मंदिर, 63 मंदिर उसने तोड़ दिए। ठीक है, शिवाजी को उसने धोखा दिया, जबरन कैद करवा लिया। गोलकोंडा के पतन के बाद 200 मंदिरों की सामग्री में मैसाराम मस्जिद का निर्माण होता है। हुबली के मंदिरों पर उसने 17 मस्जिदें बनवा दी। अयोध्या में 2 जगहों पर उसने, सुनिए ना अभी और सुनिए, माजिद हैदरी लौट कर आप ही के पास आऊंगा, माजिद हैदरी लौट कर आप ही के पास आऊंगा। मैंने कुछ गिनवाए, बाकी रिजवान भाई गिनवाएंगे। चलिए माजिद हैदरी रुक जाइए, माजिद हैदरी रुक जाइए, अब रिजवान भाई की आवाज होने जा रही है। ठीक है, चलिए रिजवान भाई जरा गिनवाइए। राकेश भाई आज नेशनल टीवी पर क्या सुनने को मिल गया मेरे भाई कि औरंगजेब ने अखंड भारत की नींव रखी थी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, अखंड भारत की नींव औरंगजेब से लगभग माजिद 1800-1900 साल पहले, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं और किसी युग की बात नहीं कर रहा। मेरे भाई थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लो भाई, थोड़ा अशोक के बारे में पढ़ लो भाई, थोड़ा उज्जैन नरेश विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लो। प्रभु, नेशनल टीवी पर बैठ के ऐसी बातें ना किया करो कि हंसी का पात्र बनो कि औरंगजेब ने अखंड भारत की नींव रखी थी। पहली औरंगजेब का आदर नहीं करेंगे, क्या दोहरे मापदंड है आपके? अशोक भी ग्रेट, अरे मुझे तो बोलने दो यार, भूल गए आप। अरे तुम बोलते हो तो कोई बीच में बोलता है क्या? नहीं, इसको प्रॉब्लम क्या है? राकेश भाई माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी आपने बोला, आप सुनिए भी ना। माजिद हैदरी सुनिए पहले। राकेश भाई एक बड़ा मोटा सा सवाल पूछता हूं। देखिए, किसी को किसी से दुश्मनी ना है ना होनी चाहिए। कश्मीर के 2 सम्राट हुए,
मुसलमान की बात कर रहा हूं। एक हुआ जैनुल आबुद्दीन और एक हुआ सिकंदर बुर्शिकन। सिकंदर बुर्शिकन जालिम था, जैनुल आबुद्दीन उदार था। कोई अगर जैनुल आबुद्दीन के बारे में बुरा बोले तो गलत है, कोई अगर बुर्शिकन की तारीफ करे तो भी गलत है। अभी किसी ने कहा कि औरंगजेब बड़े सीधे थे, अपने कफन का पैसा नहीं लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई ये बताओ, ओसामा बिन लादेन भी ऊंचा पजामा पहनता था, अपनी जायदाद उसने सारी इस्लाम ये तो राकेश भाई ये बहुत लगा दी। आपत्तिजनक बात है। साधारण से सम्राट को पलंग एक पर आतंकी जमीन के पर साथ जोड़ सोता रहे हैं, था। बहुत नहीं आपत्तिजनक बात अच्छा हो ये गई है। बताओ, ओसामा बिन लादेन हीरो था या विलेन था? आतंकी से जोड़ रहे हैं। ओसामा बिन लादेन हीरो था या विलेन था? इतना बता दो आज, चलो इतना बता दो। देखिए वो तो सबों को पता है वो एक आतंकी था, लेकिन आप आतंकी को कैसे एक महान सम्राट के साथ जोड़ रहे हैं? आप थोड़ी शर्म कीजिए। आपके दिमाग को हो क्या चुका है? क्या आज आप गोडसे पर भी पिक्चर बनवा रहे हैं? तो उस जमाने का औरंगजेब आतंकी था, उस जमाने का औरंगजेब आतंकी अरे था। क्या? बात खत्म, अरे रिजवान बात भाई, खत्म। अगर आप औरंगजेब के जमाने में होते ना, सुबह शाम 40 कोड़े खाते, सुबह भी 40 कोड़े, शाम को भी 40 कोड़े। समझ में आया आपको? आप में जुर्रत थी उस जमाने में बात करने की। आज आप लोग बता नहीं करेंगे जब वो रहे नहीं। ये नमक हरामी है, नमक हरामी कहते अरे हैं चलिए इसे। चलिए, जिन मुगलों का माजिद नमक हैदरी, खाया, माजिद आज हैदरी, उनकी नमक हरामी कर रहे हो। माजिद हैदरी, आप औरंगजेब के नमक का कर्ज अदा करते रहिए। दानिश कुरैशी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला, अपने पिता को जेल में डालने वाला, अपने बड़े भाई की हत्या करवाने वाला, करीब 1000 मंदिरों को तोड़ने वाला आतंकी है कि नहीं? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं कहूं, मैं रिजवान भाई की इस भाषा से बिल्कुल वो हूं, आहत हूं। जिस तरीके की भाषा उन्होंने कही, ये पजामा और वो पजामा, तो देखिए कौन सी भाषा बोल दी यार मैंने? सुनिए पांडे जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। भाषा बोल दी यार। देखिए पांडे जी सुनिए मेरी बात। दानिश कुरैशी, ओसामा के लिए अगर रिजवान भाई ने कुछ कहा तो वो आपको उससे दिक्कत हुई क्या, दर्द हुआ क्या? अरे सुनिए, उसामा भी टोपी पहनता था, मैं भी टोपी पहनता हूं, अब्दुल कलाम आजाद भी टोपी पहनते थे। क्या आप टोपी को गाली देंगे? नहीं, आप टोपी को गाली देंगे? वही मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। किसी ने अगर सुनिए, किसी ने अगर पैजामा ऊंचा पहना है, नीचा पहना है, तो क्या आप सबको एक लाइन में खड़े रखेंगे? पांडे जी, इस तरह की भाषा का उपयोग होगा तो मैं, अरे रिजवान भाई ने ओसामा के लिए कही, ओसामा के लिए कही, आपके लिए नहीं कही। ओसामा के लिए व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए, एक ट्रेडिशन को कैसे गाली दे सकते किसको हैं? कहा? अरे ओसामा के नाम लेकर कहा। अरे सुनिए वो क्या बोल रहे, रिपीट करके सुनिए। अरे मैं बिल्कुल होस्ट कर रहा हूं, मैं अपने मैं बहुत ध्यान से अपने शो होस्ट करता हूं। बड़ा दर्द हो रहा है भाई। सिर्फ ओसामा का नाम लेकर कहा था। बिल्कुल दर्द होगा, और पांडे जी इस तरह की बात होगी तो आई एम सॉरी, मुझे फिर नहीं, दानिश कुरैशी, ओसामा के लिए कोई किसी ने कुछ कह दिया, अरे ओसामा को गालियां दीजिए, आपका मन पड़ता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई उसके टोपी पहनने की गाली, टोपी की गाली देगा, कोई उसके पैजामे की गाली देगा, उसके कुर्ते की गाली देगा, टोपी को गाली दिया करेंगे भाई? कहाँ टोपी को गाली दिया? कुछ भी मतलब। माजिद भाई से क्या कहा उन्होंने? ऊंचा पैजामा कौन पहनता है? ऊंचा पैजामा जबरदस्ती पांडे जी कौन पहनता है? ठीक है, अरे सुनिए दानिश कुरैशी छोड़िए, आप बताइए औरंगजेब आतंकी था कि नहीं? ओसामा देखिए सुनिए मैं आपको बताऊं, आपने अभी गिनाया कि इतने मंदिर टूटे, उतने मंदिर टूटे। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी 250 मंदिर गुजरात में टूटे थे। अरे दानिश कुरैशी, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी सुनिए, दानिश कुरैशी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला आतंकी है कि नहीं है? गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाले को आप डिफेंड करेंगे? सुनिए मेरी बात, आप बताइए ना, ये है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाले को डिफेंड करेंगे क्या? जिसके पास जो सत्ता रही, सुनिए, अरे सुनिए पांडे जी, नहीं गुरु तेग, अरे नहीं दानिश कुरैशी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाले को डिफेंड करेंगे आप? उसके साथ खड़े हैं आप, ताकत के जोर पे, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करवाई, जिसने अबू तुराब की नियुक्ति ही इसीलिए की कि जाओ मंदिरों को तोड़ो, एक सिपा सालार को खड़ा ही इसीलिए कर दिया। मुसलमान राजा बाकी जिनके घरों में खून खराबा ना हुआ हो, ऐसे नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे जहां सत्ता के लिए वो सिर्फ एक धर्म के खिलाफ, दानिश कुरैशी सिर्फ एक धर्म के खिलाफ, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, कन्वर्जन कराना है, मंदिरों को तोड़ना है और मंदिरों पर मस्जिदें बना देनी है। यहाँ ये है कि जो राजा जिस धर्म का आया उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार ताकत के जोर पे किया। ये आजादी के पहले होता रहा, धर्म का प्रचार प्रसार खून खराबे के नाम पर। सुनिए, इसीलिए अरे तो कोर्ट ने फैसला कर दिया ना, दानिश कुरैशी, कोर्ट ने फैसला कर दिया ना। चलिए ठीक है, श्वेता शालिनी, अरे सुप्रीम कोर्ट रुकिए, क्या फैसला दिया वो जाकर पढ़िए सर। मैं बार बार आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठूंगा। ठीक है चलिए, आस्था के आधार पर फैसला दिया? बिल्कुल नहीं, आस्था के आधार पर। चलिए श्वेता शालिनी, अरे पढ़िए सर, आप जाकर पढ़िए, चलिए आप कुछ भी बोलेंगे। श्वेता शालिनी,
राकेश जी, आप कुछ भी बोलेंगे तो ये जो दर्द है बाबरी मस्जिद का, ये उठ के आएगा ही, क्योंकि चाहे ये कुरैशी साहब हो या हैदरी जी हो, ये सब फतवाए आलमगिरी ही मानते हैं। और ये फतवाए आलमगिरी में इन्होंने तो अभी छोटा ही कहा है, थोड़ी बात कही है कि अखंड भारत की नींव भी औरंगजेब ने रखी। और मैं जरूर कहूंगी कि हमारे संजय गुप्ता जी इस बात से तो बिल्कुल सहमत होंगे कि हिंदवी स्वराज की भी नींव औरंगजेब ने ही रखी थी, और ये सब फतवाए आलमगिरी में लिखा होगा। आप देखिए, आप कुछ भी बोलेंगे, ये दर्द जो है सीधे जाके बाबरी मस्जिद पे लगता है, क्योंकि आप संविधान तो मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसमें पार्टी की क्या बात आती है? और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ये मुसलमानों को आगे लेके जाने वाले औरंगजेब ने कुछ नहीं था। एक मिनट दानिश कुरैशी, एक मिनट श्वेता जी उन्होंने हिंदुओं के विश्वास पर छोड़ दिया। अब ये इतनी सारी चीजें थी। दानिश कुरैशी एक मिनट शांत होइए सर। दानिश कुरैशी एक मिनट शांत होइए। जितनी बार आप लोग अयोध्या फैसले पर सवाल उठाते हैं ना सर, उतनी बार आप देश के सामने साबित करते हैं कि ना तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना तो इस देश के संविधान को मानते हैं। सुनिए, उतनी बार आप ये साबित करते हैं सर। नहीं प्लीज, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, सिर्फ श्वेता जी की आवाज और जा रही है। उसके बाद में संजय गुप्ता, फिर माजिद आपके पास आऊंगा। रुक जाइए सर, बाकियों को बोलने दीजिए। श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं हमेशा से ये बात कह रही हूं, संविधान पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश है, और जब हम ये बात करते हैं, ये मुसलमानों के ठेकेदार जो यहां पर आके बात कर रहे हैं ना, आप असली मुसलमान से जाके पूछिए, आप औरंगाबाद जाकर देखिए, आप छत्रपति संभाजी नगर जाके देखिए, वहां के मुसलमान एक दिन भी कब्र पर जाते नहीं। मत्था टेकना तो छोड़ ही दीजिए, ये राजनीतिक जो कार्य करते हैं जो लोग आकर, आज मुसलमानों को किस चीज की जरूरत है? जो नरेंद्र भाई मोदी और सरकार उन तक पहुंचा रही है। गैस की जरूरत है, टॉयलेट की जरूरत है, खान फ्री राशन की जरूरत है, जन आरोग्य की जरूरत है। और इसीलिए जब सांकेतिक तौर पर आपको बोला जाता है कि यदि मत्था ऐसे व्यक्ति पे झुकाना है जिसने हमारी आत्मा को दुत्कारा है, जिसने हमारे भाइयों, हिंदू भाइयों को मारा है, तब ये प्रश्न आप पर उठेंगे, ये उंगली भी आप पर उठेगी, और जनता उठाएगी, मुसलमान भी उठाएगा, सच्चा मुसलमान भी उठाएगा। अरे श्वेता जी, मुझे ये बताइए, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बाबू शाह ने खत लिखा, उस पर आपका क्या स्टैंड है? बताइए। मेरा क्या स्टैंड होगा? मेरी पार्टी ने एक्शन लिया है, आपको दिख रहा है कि एक्शन लिया हुआ है। उसके बाद बताइए, पत्र लिखने के बाद क्या हुआ, ये तो बताइए, आप भी बता दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिए ना। अरे दानिश कुरैशी सुनिए, एक मिनट। दानिश कुरैशी सुनिए, हम मान रहे हैं, एक फर्क आपको बता देता हूँ सर, एक फर्क बता देता हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा सर। देखिए, नुपुर शर्मा पर कोई डिबेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को न्याय की अपेक्षा होती है। हमें सिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें। एक मिनट रुकिए। दानिश कुरैशी सुनिए, इस बात का पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। दानिश कुरैशी, एक तो नुपुर शर्मा की चर्चा यहां पर क्यों, और एक फर्क आपको बता दूं, नुपुर शर्मा ने जो कहा सो कहा, उसका उन्होंने भुगता, और उसके बाद पार्टी ने फैसला भी लिया। लेकिन नुपुर शर्मा उसके बाद से कहा है सर, किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन उनको जिसने उकसाया था, उसके बाद सरतन से जुदा के नारे लगे, वो भी देश ने देखा। उस पर आप लोग जुबान बंद करके बैठ जाते हैं डिबेट में, तो इसलिए ये सब चर्चा मत छेड़ा करिए कि फिर उसकी चर्चा शुरू हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। संजय गुप्ता, शिवाजी के लिए तो सही, लेकिन कम से कम औरंगजेब को आतंकी बोलिए सर। देखिए, औरंगजेब हो या कोई भी मुगल आक्रांता जो हमारे देश में है, सारे के सारे आतंकी थे। गुड। मतलब मैंने तो इसी बात को कहा, श्वेता सालनी जी ने क्या सुना मेरे को समझ में नहीं आया। हम क्यों किसी भी मुगल शासक को ये कहेंगे कि वो हमारे हीरो या विलेन, हम इस गिनती में गिनेंगे नहीं, हम आतंकियों की गिनती में ही गिनेंगे। और औरंगजेब की मजार हो या किसी और भी मुगल शासक की मजार हो, हमारे देश में किस लिए है? मैं तो ये मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि इस तरह की नोटिफिकेशन जारी कर हमारे देश से उनका नामो निशान मिटाया जाए। किस लिए आज हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जो हमारे देश के अंदर जबरदस्ती घुसे थे और जिन्होंने हम पर और हमारे मंदिरों पर जुल्म ढाए, आज भी हम उन पर चर्चा कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ करके। उनका तो नामो निशान, वो मजबूरी हो जाती है ना संजय गुप्ता, नामो निशान मजबूरी हो जाती है सर। क्या करेंगे? आपके पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ लोग बैठे हैं जो मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं, उनको खुद को उनके वंश का मानते हैं, तो मजबूरी हो जाती है सर, वरना हमें कोई शौक नहीं है औरंगजेब पर डिबेट करने का। चलिए माजिद हैदरी, मैं आपकी माजिद हैदरी, रख सकता हूं, हमारे देश के अंदर बहुत माजिद हैदरी, ठीक है,
माजिद हैदरी होता हूं इस बात को। गुरु तेग बहादुर, मैं आपसे भी वही सवाल रिपीट करता हूं जिसको स्किप कर दिया दानिश कुरैशी ने। उनके गोद में और गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला आतंकी है कि नहीं है? राकेश भाई, भाजपा के सीने में मुझसे दर्द पूछ रहे हैं आप। टीपू सुल्तान और औरंगजेब से है या कि उनके मुसलमान होने से है? माजिद हैदरी धर्म का काम मत करिए यहाँ पर। माजिद हैदरी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, बहुत सीधा नहीं माजिद हैदरी, या तो आप सवाल का जवाब दीजिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला आतंकी है या नहीं है? गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला आतंकी है कि नहीं आपकी नजर में? सड़क बनती है ताजमहल के पैसे से, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आती है ताजमहल के पैसे से। अरे आप भी तो दारा शेखों की बात कीजिए, आप भी तो कभी कभार दारा शेखों की बात कीजिए, आप भी तो कभी कभार अब्दुल कलाम की बात कीजिए। वो गद्दार था, आप भी तो ये देखिए, अब्दुल कलाम के बारे में तो हम कभी कुछ नहीं कहते, पूरा देश एकजुट होकर कहता है कि हाँ गद्दार था मुगलिया सल्तनत का, वो एंटी नेशनल था, आतंकी था, उसे सजा दी गई। आपको क्या आपत्ति है? हैदरी साहब, मुगल बादशाह ने सजा हैदरी दी। साहब, आप भी तो कभी दारा शेखों की बात कर लीजिए। चलिए, किस बात से करें? गद्दार की बात क्यों करें? जो देश के खिलाफ था, गद्दार था देश का। अनुराग ठाकुर जी कहते हैं देश के। अब ये बताइए माजिद हैदरी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं सर, शिवाजी को धोखा देकर कैद करने वाला, गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला आतंकी है कि नहीं है? 1000 मंदिरों को तोड़वाने वाला आतंकी है कि नहीं है? देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, किस अरे आरोप नहीं है माजिद हैदरी, आरोप नहीं है, ये तारीखी बात है, आरोप नहीं है ये। तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ा करिए, सिर्फ मुगलों को अपना इतिहास मत समझिए। हिंदुओं का गुनाहगार था मान लीजिए, और आप यहाँ पर महिमा मंडन करने के लिए बैठे हैं माजिद हैदरी। वंशज हैं। भागवत साजिश है मुगलों के खिलाफ। ठीक है। ये रिजवान भाई, ये बार बार दानिश कुरैशी हो, माजिद हैदरी हो, ये बार बार मुगलों से इतना प्रेम क्यों? मानते हैं कि भाई सब कुछ है, उनका इतिहास वहीं तक सिमट कर क्यों रह जाता है? जी, अरे राकेश भाई, यूपी में आज भी सड़कें मुगलिया सल्तनत बनाती है। अरे छोड़िए, जाकर देखिए कितने नेशनल हाईवे बन गए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है माजिद हैदरी, तो कितने एक्सप्रेसवे बन गए। प्लीज देख लीजिएगा। चलिए रिजवान भाई, क्योंकि उनके पेट में दर्द होगा। जी, अब आप दो बातें, आपने मेरा नाम लिया है तभी बोल रहा हूं, वरना बैठा रहता हूं। पहला, ये ऊंचा पजामा पर दानिश कुरैशी जी को बड़ा दर्द हो गया। अरे भाई, जब सर पर टोपी, ऊंचा पजामा, हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेके दुनिया में मुसलमान वीडियो बनाता है ना, तो तुम्हारे दिल में, पेट में तब दर्द होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए जब रिजवान बोल रहा है। जब इस्लाम के नाम पर आतंक मचाया गया, तब तुम्हारे पेट में दर्द होना चाहिए था। जब कुरान शरीफ यूं दिखा दिखा के आतंक मचाया गया, तब तुम्हारे पेट में दर्द होना चाहिए था। पहला जवाब। दूसरा सुनिए, मंदिर की लूट, इन पैसों से बना था ताजमहल। ताजमहल किसी मुगल का नहीं है, भारत के पैसों का है, भारत की लूट के पैसों का है। वाह 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 वाह, क्या शेर सुना। अरे अजीब आदमी है, हाँ कर रहा है पागलों की तरह यार। ये वाह 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 वाह, क्या शेर। आप चुटकुला सुना जी, ये कॉमेडी। पैसा मुगलों के बाप का नहीं है, पैसा जजिया का है, पैसा मंदिरों का है, पैसा यहाँ के टैक्स का है, समझे? ओ भाई, क्या भाई, मुगल क्या लेके आए थे? बताना क्या लेके आए थे? अरे बताना मुगल क्या लेके आए थे यार, बता मुगल क्या लेके आए थे, बता। अरे मुगल यहाँ, रिजवान भाई, मुगल यहाँ भीख मांगने नहीं आए थे, हाथ में कशपोल लेके नहीं आए थे। अरे अगर इतने रईस थे तो परगना में बना लेते ना ताजमहल। ठीक, परगना में बना लेते ना ताजमहल। सुनिए, ठीक है, एक ब्रेक लेना है। माजिद हैदरी सुनिए, जो बातें रिजवान भाई ने कही, और अगर मुगल इतनी अपनी जगह पर संतुष्ट थे सर, तो ये नहीं था कि हिंदुस्तान दबा कुचला, बहुत गरीब मुल्क है, चलो उसे सोने की चिड़िया बना दो। ये सोने की चिड़िया था, इसलिए यहां पर आए और उसने लूटा खसोटा, जजिया लगाया, मंदिर तोड़े और उसके बाद मस्जिद बनाए। ये बात आपको माजिद हैदरी याद रखनी चाहिए। और हंसिए मत सर, कोई कॉमेडी शो नहीं है। या तो कह दीजिए हिंदुओं की भावनाओं से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुगलों की भावनाओं से लेना देना नहीं है। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त यहां पर ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जो हमने सवाल पूछा था कि क्या औरंगाबाद का नाम बदलने के बाद अब औरंगजेब की कब्र को शिफ्ट करने की मांग जायज है, इस पर देश की राय और फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल पर देश की राय क्या है वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं।
सवाल यह था कि क्या औरंगाबाद का नाम बदलने के बाद अब औरंगजेब की कब्र को शिफ्ट करने की मांग जायज है? 88% लोग कह रहे हैं कि हाँ, 12% लोग कह रहे हैं नहीं। अब माजिद हैदरी, आप मानते रहिए, माननीय, मानते रहिए, मान कुछ नहीं होने वाला सर। 20 सेकंड आपके पास है। राकेश भाई, मेरी ये सबसे प्रार्थना होगी कि इस देश में हर राज्य में एक सड़क औरंगजेब के नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत आज भी इस देश को खिलाती है। जो मुगल मॉन्यूमेंट से पैसा आता है वो कहीं बाहर, वो आपकी नजर में चलता होगा, देश में खर्च होता है, आपकी नजर में चलता होगा माजिद हैदरी। रिजवान, 88% लोग, देश के आम नागरिक, आम मुसलमान नहीं सोचते ऐसा जैसा माजिद हैदरी सोच रहे हैं। 20 सेकंड आपके पास भी। रिजवान भाई, आवाज आ रही है? श्वेता जी, एक आपकी टिप्पणी, देश के आम लोग ऐसा नहीं सोचते जैसा माजिद हैदरी सोच रहे हैं। हाँ, क्या ठीक है, मैंने श्वेता जी को टॉस कर दिया है। नहीं, माजिद हैदरी में अकल है जो वो सोचेगा, माजिद हैदरी में अकल है जो वो सोचेगा। आप कैसा मजाक कर रहे हैं भाई? ठीक है सर, वक्त इतना ही है, ब्रेक लेना पड़ेगा एक और। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।